हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। आज हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे जो रेयरली बहुत कम यूज होते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो उसमें एक जो है हमारे पास दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो आज हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये केवल H2O2 के लिए डिफाइन होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जैसा हम लोग जब ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें H2O2 के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग जब हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग फिलहाल ये समझेंगे कि H2O2 जो एक कंपाउंड है दैट इज अनस्टेबल, वो होता है अनस्टेबल। तो अगर उसको हम लोग ओपन में रखते हैं या रूम टेम्परेचर पे ऐसे खुला में रखते हैं तो H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। आपने सुना भी होगा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के बारे में। तो H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो सपोज कि ऑक्सीजन जब कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ एक गैस है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा H2 पे। तो अगर मान लो कि हमारे पास 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन था, H2O2 जो लिक्विड है ना, तो H2O2 का सॉल्यूशन अगर मान लो कि हमारे पास 1 लीटर था, उसका कुछ भी मोलारिटी हो सकता है। तो फिर जितना उसका 1 लीटर सॉल्यूशन से जब डिकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। और ऑक्सीजन गैस कितना लीटर मिल रहा होगा H2 पे, जितना लीटर मिलेगा वही क्या कहलाएगा? उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस obtained at HTP, volume of O2 obtained at HTP by decomposition of by decomposition of 1 liter solution of H2O2, 1 liter solution of H2O2। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डिफिनेशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at HTP by decomposition of 1 liter solution of H2O2। H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। और हमें कितना ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा वॉल्यूम। और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ O2 जो होगा वो किसमें होगा? ये भी हमारे पास लीटर में निकलेगा, इन लीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम किसमें लिया है? लीटर में लिया है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम किसमें लेना पड़ेगा? लीटर में लेना पड़ेगा। दोनों जगह वॉल्यूम जो है सेम यूनिट में लेंगे, है ना। कि इतना लीटर से हमें कितना लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगा आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट HTP, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? H2O2 का सॉल्यूशन है। दिस इज H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन। और इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। कितना वॉल्यूम ले लिया मैंने? 1 लीटर। 1 लीटर इसका वॉल्यूम ले लिया। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है। जब ये डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा? आफ्टर डिकम्पोजिशन जब ये डिकम्पोज करेगा तो ये बनाता है H2O और साथ में बनाता है O2। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? H2O2 है ना, H2O2। अब रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो कैसे होगा रिएक्शन बैलेंस? 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब देखो ये सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि इसका मोलारिटी जो है वो M है। मोलारिटी कितना ले लिए? M। मोलारिटी इज M। ठीक है, तो H2O2 सॉल्यूशन है, 1 लीटर है, मोलारिटी जो है वो M है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी M है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? M हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स M हो गया। देखो यहाँ पे जब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, मैं इधर लिख के बता रहा हूं, H2O2 जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये हमारे पास बन रहा है H2O प्लस O2 के अंदर, है ना। जब इसको बैलेंस किए तो ये 2H2O और 2H2O2। ठीक है, अब देखो
हमने क्या किया है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था और इसका मोलारिटी कितना है, m है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 यहां से कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज m मोल्स, m मोल हो गया H2O2 का। अब देखो इस रिएक्शन को देखो और इसका स्टोइकियोमेट्री को देखो, इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब अगर ये 2 मोल रहा होगा तो ये कितना मोल रहा होगा, 1 मोल, मतलब 2 मोल अगर H2O2 डिकम्पोज करेगा तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा, लेकिन हमारे पास है कितना मोल, m मोल ही तो है H2O2 का। तो हम लोग यहां से स्टोइकियोमेट्री देख करके बोल सकते हैं कि 2 मोल H2O2 से हमें मिलता है 1 मोल O2 का। तो बताओ m मोल से कितना मिलेगा, m मोल ऑफ H2O2 will give 1/2 into m मोल ऑफ O2, इतना O2 मिल गया। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ चुका है। और आपको पता है कि एसटीपी कंडीशन पे कोई भी अगर गैस है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि O2 बिहेव एज एन आइडियल गैस, ठीक है, तो अगर एसटीपी कंडीशन है और O2 हमारे पास गैस है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो बताओ इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at STP कितना हो जाएगा बताओ, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, हमारे पास कितना मोल है, 1/2 into m मोल है, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 into m मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। बताओ कितना हो गया, इसको डिवाइड कर दो 11.2, तो हो गया 11.2 इंटू m लीटर। कितना लीटर वॉल्यूम मिल गया हमारे पास, किसका वॉल्यूम मिला है, ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिला है, कहां पे, एसटीपी पे। किससे मिला है, 1 लीटर जो सॉल्यूशन था किसका, H2O2 का, वो जब डिकम्पोज किया तो इतना मिला। और हमारे पास डिफिनेशन क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का, यही तो डिफिनेशन है कि 1 लीटर अगर कोई भी सॉल्यूशन है H2O2 का, जब वो डिकम्पोज करेगा तो कितना ऑक्सीजन हमें मिलता है वॉल्यूम एसटीपी पे, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो बताओ यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना आ गया, यहां से आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दैट इज 11.2 इनटू मोलारिटी। मतलब डिपेंड करेगा मोलारिटी के ऊपर कि H2O2 का मोलारिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू 11.2 इनटू मोलारिटी। इसका मोलारिटी है ये H2O2 का मोलारिटी है, तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू 11.2 इनटू मोलारिटी। कैसे आया समझ में आ गई बात कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, मोलारिटी m था, वहां से कितना ऑक्सीजन मिल रहा था वॉल्यूम लीटर में एसटीपी पे, वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मलिटी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इस रिएक्शन में बताओ H2O2 का n फैक्टर कितना है। मैं फिर से यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप बताएंगे कि इसमें H2O2 का n फैक्टर कितना है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया n फैक्टर कैलकुलेशन के ऊपर। तो H2O2 जो है इट डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस O2, ठीक है, 2 मोल ले लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इसको, ओके। अब बताओ यहाँ पे इस H2O2 का n फैक्टर कितना है, n फैक्टर कितना है। देखो ये जो रिएक्शन है एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे 0 है। तो या तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देख लो या तो रिडक्शन वाला पार्ट देख लो फॉर कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। तो देखो अगर हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देखते हैं तो -1 से कहां जा रहा है, ये 0 में जा रहा है, तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन है कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो पर मॉलिक्यूल कितना का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा। अगर आप रिडक्शन वाले पार्ट से जाओ तो यहाँ से -1 से कहां जा रहा है, -2 में जा रहा है, कितना का डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन है कितना एटम, 2 एटम, 2 के लिए टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा, 2 डिक्रीज हो जाएगा। तो n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे H2O2 का n फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया।
अब आपको पता है मोलारिटी और नॉर्मलिटी और एन फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि नॉर्मलिटी जो होता है हमारे पास, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नॉर्मलिटी जो होता है वो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। तो बताओ यहाँ से नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 अगर निकालेंगे, मोलारिटी अगर m है, एन फैक्टर कितना है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलारिटी m है और n फैक्टर 2 है। नॉर्मलिटी को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं ना, तो कितना हो गया n इक्वल्स टू 2 इंटू m। अब बताओ यहाँ से n इक्वल्स टू 2 इंटू m हो गया, हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है 11.2 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी को हम लोग m इंडिकेट करते हैं, है ना, तो 11.2 इंटू m है। बताओ यहाँ से m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो निकाले थे हम लोग मोलारिटी के टर्म्स में, वहां पे मोलारिटी को हम लोग नॉर्मलिटी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मोलारिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी अपॉन 2। तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का नया फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो हमारे पास ओल्ड फॉर्मूला था, दैट इज 11.2 इंटू मोलारिटी, यही था 11.2 इंटू मोलारिटी। अब मोलारिटी के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मलिटी अपॉन 2, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज 11.2 इंटू नॉर्मलिटी अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, मोलारिटी के टर्म्स में भी आ गया और नॉर्मलिटी के भी टर्म्स में आ गया। अगर आपको मोलारिटी दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नॉर्मलिटी दिया हुआ रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखेंगे इस पे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के ऊपर। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहां पे, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 20V ऑफ H2O2, 20V of H2O2 in terms of पहला जो है that is नॉर्मलिटी, दूसरा है मोलारिटी, थर्ड वन इज ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है ना। देखो क्या दिया हुआ है, 20V दिया हुआ है, 20V मतलब दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपको इसी तरीके से दिया जाएगा, V के टर्म्स में दिया जाएगा, ठीक है ना। 20V मतलब समझ में आ रही बात, 20V कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे 20V कहने का मतलब क्या, पहले वो समझो। 20V कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक मोलारिटी सॉल्यूशन होगा, सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन होगा m मोलारिटी का, ठीक है, या जितना भी मोलारिटी का, तो जब वो डिकम्पोज करेगा H2O2 तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम मिलेगा STP पे वो कितना मिलेगा, 20 लीटर मिलेगा। समझ में आ रही बात, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू 20। क्लियर है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट हम लोग करते हैं। पहला पार्ट पूछा गया नॉर्मलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना 20V, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20V दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मलिटी। तो बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2
इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6 अभी निकाला था हम लोगों ने, है ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मलिटी आपको निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह पे 20 लिख दे, नॉर्मलिटी हमें निकालना है और 5.6 हमें पता है, तो क्या यहां से नॉर्मलिटी निकल जाएगा 20/5.6, तो ये हमारा नॉर्मलिटी आ गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट जो इसमें पूछा है दैट इज मोलरिटी, तो उसी तरीके से लिख देंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू 11.2 होता है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी इतना है और नॉर्मलिटी और इसका एन फैक्टर हमें पता होता है कि 2 है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू 11.2। हमें निकालना है मोलरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 20, मोलरिटी हमें निकालना है और 11.2 हमें पता है, तो मोलरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/11.2, ये हमारे पास मोलरिटी हो गई। समझ में आ रही बात। तीसरा जो पार्ट पूछा दैट इज ग्राम पर लीटर, तीसरा जो है दैट इज ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में कितना ग्राम जो होगा वो H2O2 सॉल्यूशन का होगा। तो देखो हमारे पास मोलारिटी पता है, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे 1 लीटर एज्यूम कर लेंगे, तो 1 लीटर एज्यूम कर लेंगे, मोलारिटी इतना है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। चलो तीसरा पार्ट करते हैं, लेट वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर मान लिए। मोलारिटी कितना है 20/11.2, मोलारिटी जो है दैट इज 20/11.2 है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से, और वॉल्यूम हमने 1 लीटर एज्यूम किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 दैट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी है हमारे पास 20/11.2 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये हो गया 20/11.2 मोल्स। अब बताओ 1 मोल H2O2 का मास कितना होता है, H2O2 का मास कितना होगा, ऑक्सीजन दो एटम है तो कितना हो जाएगा 32, और 2 इसका है तो कितना हो गया 34। तो बताओ क्या यहां से मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ H2O2 इन सॉल्यूशन, H2O2 इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 34, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20/11.2 इनटू 34 ग्राम, इतना ग्राम नंबर ऑफ मास आ गया, मास ऑफ H2O2, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ग्राम पर लीटर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 1 लीटर में इतना ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर निकालना था ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 20 into 34 डिवाइडेड बाय 11.2 ग्राम पर लीटर। समझ में आ गई बात कैसे किए, हमने क्या किया, वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर, मोलरिटी हमें पता था तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया फिर हमने मास निकाल लिया, और मास पता चल गया ये 1 लीटर का ही मास था क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम है, तो ये हमारा क्या हो गया ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में इस तरीके के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जाएगा, कोई एक कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो निकालने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पास आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बाद दैट इज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर ओलियम, जैसे ये केवल किसके लिए था, ये केवल H2O2 के लिए था, उसी तरीके से वो केवल किसके लिए होगा, ओलियम के लिए होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। देखो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम क्या है, सबसे पहले तो ओलियम के बारे में समझ लो, ओलियम होता क्या है, ओलियम जो है दैट इज
H2SO4 प्लस SO3, जिसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला जो है ओलियम, इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, देखो जब सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लैब में देखोगे तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलते रहते हैं, कुछ धुआं निकलते रहता है ना। तो जो धुआं निकलता है मतलब वो कुछ ना कुछ गैस होगा, तभी तो वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है, फ्यूम्स के फॉर्म में निकल रहा है। तो जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, SO3 गैस होता है। समझ में आ गई बात। तो वो जो H2SO4 के साथ कुछ SO3 गैस मिला हुआ रहता है, जिसको क्या करते हैं, जब हम लोग लैब के अंदर जब उसको ओपन करते हैं ओलियम को, तो उसमें से कुछ वेपर, कुछ धुआं, कुछ फ्यूम्स जो है वो बाहर निकलता है। और वो जो फ्यूम्स होता है वो किसका होता है, SO3 गैस का होता है। मतलब ओलियम का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब H2SO4 तो है और साथ में उसके साथ क्या कुछ मिक्स है, SO3 भी मिक्स है। मतलब ओलियम का फॉर्मूला हो गया H2H2O7, ठीक है। और H2H2O7 को अगर ध्यान से देखो तो H2H2O7 जो है ओलियम, इसमें H2SO4 मिक्स है और साथ में SO3 गैस मिक्स है ना। तो जब क्या होता है कि आप ओलियम को लैब के अंदर खोलते हैं या बीकर में आप पोर करते हैं, तो क्या होता है, ये जो SO3 जो है गैस के रूप में यही बाहर निकलता है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये है और ये क्या काम करता है, ये फ्यूम्स का काम करता है, ये धुआं का काम करता है। और ये धुआं जो है देखते हो ना लैब में कि एसिड ऐसे डाला तो बहुत सारा ऐसे फ्यूम्स बाहर निकल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो फ्यूम्स होता है वो किसका होता है, यही होता है SO3 का फ्यूम्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। और दोनों को जब मिक्स कर दो तो H2 और O कितना बन जाएगा, 7, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, ओलियम बोल दिए। या इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसे आप देखोगे तो बोलेंगे इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, साथ में SO3 का फ्यूम्स निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम के ऊपर, है ना। ये तो समझ में आ गया कि ओलियम होता क्या है और या फिर इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ओलियम है, अगर 100 ग्राम ओलियम है, उसको अगर हम क्या करें, डाइल्यूट करें, मतलब उसमें क्या मिला है, वाटर मिला है। तो आपको पता है कि जब SO3 में वाटर मिलेगा, SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, मतलब वो भी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग 100 ग्राम सैंपल ले, ठीक है ना, हमने क्या किया, 100 ग्राम एक सैंपल लिया, किसका सैंपल लिया, ओलियम का। यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम, किसका 100 ग्राम है, दिस इज ओलियम, किसका 100 ग्राम है, ओलियम का। मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर H2SO4 है और साथ में SO3 भी है। तो अगर 100 ग्राम हमने ओलियम लिया और इसमें अगर कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, H2O ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही H2O ऐड करेंगे तो क्या करेगा, SO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो H2O जैसे ही ऐड करेंगे H2O, तो ये SO3 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो अगर 100 ग्राम हमने ओलियम लिया था, 100 ग्राम किसका है, ये ओलियम का है, H2SO4 का 100 ग्राम नहीं लिए हैं, किसका 100 ग्राम लिए हैं, ओलियम का। मतलब इसमें कुछ हमारे पास H2SO4 होगा और कुछ SO3 होगा। मान लो कि H2SO4 जो है या SO3 जो है मान लो x ग्राम है, तो बताओ H2SO4 कितना होगा, 100 माइनस x ग्राम होगा ना। टोटल हमारे पास ओलियम का मास कितना है, 100 ग्राम, जिसमें मान लिए कि SO3 है x ग्राम, तो H2SO4 कितना होगा, 100 माइनस x ग्राम, क्योंकि ओलियम के अंदर क्या है, H2SO4 और SO3 दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो x ग्राम H2SO3 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, H2SO4 में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, मतलब उसको हमने डाइल्यूट किया है। तो जब डाइल्यूट करेंगे ओलियम को तो कुछ हमारे पास एडिशनल H2SO4 मिलेगा। ये तो हमारे पास पहले से H2SO4 था, ये हमारे पास क्या हुआ, नया H2SO4 बना है आफ्टर डाइल्यूशन।
तो जब डाइल्यूट कर देंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, मतलब जितना इसको अमाउंट चाहिए उतना हम ये दे दें H2O, उससे कम नहीं। ऐसा नहीं कि SO3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। सफिशिएंट अमाउंट देना ताकि पूरा का पूरा SO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। जब पूरा का पूरा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ मास जो था वो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट था H2SO4 का, और कुछ जो है नया मास H2SO4 का यहां से मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो टोटल मास H2SO4 का क्या हो जाएगा, इस मास को और इस मास को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। तो यही कहलाता है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। मतलब ये जितना मिल जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 - x था, यहाँ पे कुछ मास मिलेगा, दोनों मिलकर मान लो कि 120 ग्राम हो गया, तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 120%। समझ में आ रही बात? अगर दोनों मिलके 110 ग्राम हो जाता तो कितना परसेंटेज लेवलिंग हो जाता, 110 ग्राम, सॉरी 110%। समझ में आ रही बात? मतलब हम लोग परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ H2SO4 obtained after dilution of 100 ग्राम सैंपल ऑफ वॉल्यूम। हमने 100 ग्राम सैंपल वॉल्यूम लिया, इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद हमें टोटल मास H2SO4 का कितना ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग अब डिफाइन कर लेते हैं। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन करेंगे, मास of H2SO4 obtained, या टोटल मास लिख दे रहा हूं मैं, टोटल मास ऑफ H2SO4 obtained after dilution of 100 ग्राम वॉल्यूम with sufficient amount of water, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ अगर हम डाइल्यूट करते हैं वॉल्यूम को, तो डाइल्यूशन के बाद जितना हमें H2SO4 का टोटल मास मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे हमने लिखा है टोटल मास ऑफ H2SO4 obtained, मतलब टोटल मास ऑफ H2SO4 obtained जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ H2SO4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक तो हमारे पास वॉल्यूम में पहले से कुछ H2SO4 का मास रहेगा और कुछ हमारे पास डाइल्यूशन के बाद जो H2SO4 का मास मिलेगा, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टोटल मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू इनिशियल मास ऑफ H2SO4 present in वॉल्यूम प्लस मास ऑफ H2SO4 फॉर्म या obtained from SO3 आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये दोनों मास को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, देन वी विल गेट परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, है ना। जो टोटल मास ऑफ H2SO4 जितना आएगा वही परसेंटेज लेवलिंग हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए, ऐसा हमने कुछ नहीं कर रहे हैं। टोटल मास जितना H2SO4 का आएगा, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? चलो अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, calculate the composition of 109% वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन क्या है कि
कंपोजिशन ऑफ 109% ओलियम, मतलब ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग कितना दिया हुआ है 109%। और कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन मतलब क्या कि ओलियम में क्या क्या होता है, ओलियम में हमारे पास होता है H2SO4 और क्या होता है साथ में, और हमारे पास साथ में होता है SO3। मतलब हमें ये निकालना है कि इसमें H2SO4 का अमाउंट कितना था और SO3 का अमाउंट कितना था, किसमें, जो हमारे पास स्टार्टिंग का जो ओलियम था, मतलब जो 100 ग्राम हम लोग जो ओलियम लिए हैं, उस 100 ग्राम ओलियम में H2SO4 कितना है और SO3 कितना है। और हमें क्या पता है कि उस 100 ग्राम ओलियम को अगर हम डाइल्यूट करते हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर तो हमें कितना मिलता है 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास 109 ग्राम H2SO4 मिल रहा होगा आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिल रहा होगा 109 ग्राम H2SO4 इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम। 100 ग्राम ओलियम को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास H2SO4 का टोटल मास कितना मिल रहा है 109 ग्राम। कैसे पता चला, ये परसेंटेज लेवलिंग हमारे पास दिया हुआ है। देखो परसेंटेज लेवलिंग दिया हुआ है 109%, मतलब कि जब हम लोग ओलियम को डाइल्यूट करेंगे, कितना ओलियम को 100 ग्राम को, 100 ग्राम ओलियम को जब डाइल्यूट करेंगे विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर तो हमारे पास मिल रहा है 109 ग्राम H2SO4, क्योंकि 109% ओलियम दिया हुआ है, परसेंटेज लेवलिंग दिया हुआ है ये। तो हमें पता करना है कि कंपोजिशन कितना होगा ओलियम का, मतलब ओलियम में H2SO4 और SO3 का कंपोजिशन कितना होगा, मतलब ये जो 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम है ना, इसमें SO3 कितना ग्राम होगा और H2SO4 कितना ग्राम होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है कि 100 ग्राम जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं H2SO ओलियम का, उसमें SO3 और H2SO4 दोनों होता है, तो SO3 कितना ग्राम है और H2SO4 कितना ग्राम है, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, सीधा सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि जो हमारे पास 100 ग्राम ओलियम का सैंपल था उसमें SO3 का मास हम लोग मान लेते हैं x। लेट मास ऑफ SO3 इज x ग्राम। तो बताओ मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। 109 माइनस x नहीं करेंगे, 100 माइनस x। ये हमने किसमें कंपोजिशन निकालना है, ये हमें 100 ग्राम सैंपल जो ओलियम का उसमें कंपोजिशन निकालना है। जब भी कंपोजिशन पूछा जाए तो ये पूछा जाता है 100 ग्राम सैंपल का कंपोजिशन पूछा गया है। ये 109 ग्राम क्या है, 109 ग्राम का टोटल मास है H2SO4 का जो हमें आफ्टर डाइल्यूशन ऑब्टेन्ड हो रहा है। समझ मारी बात ना। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ SO3 x है, तो H2SO4 का मास कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। अब देखो हमारे पास क्या है, जब SO3 को मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, जब SO3 को H2O के साथ डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है H2SO4 मिल रहा है। रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस है ये। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका हमें 1 मोल मिलता है। SO3 का मोलर मास कितना है, सल्फर का 32 और इसका 48 प्लस 32 कितना हो गया 80। मतलब 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, मतलब ये अगर 80 ग्राम होता, ये अगर 80 ग्राम होता तो ये हमें कितना मिलता 98 ग्राम, लेकिन ये है कितना x ग्राम है। तो बताओ x ग्राम से ये हमें कितना मिल रहा होगा 98/80 इंटू x ग्राम। समझ हमारी बात। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो है वो हमें SO3 से कितना H2SO4 मिलेगा, इतना ग्राम जो है H2SO4 हमें SO3 से मिल रहा है बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। और हमारे पास स्टार्टिंग में जो मास था H2SO4 का वो कितना है 100 माइनस x ग्राम। समझ में आ गई बात। ये 100 माइनस x ग्राम स्टार्टिंग में H2SO4 का मास था, और जो SO3 था उससे भी हमें कुछ H2SO4 मिला, वो कितना मिला 98/80 इंटू x ग्राम। अब दोनों H2SO4 को जोड़ेंगे वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज लेवलिंग कहलाएगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, ये दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल मास ऑफ H2SO4 obtained after dilution is nothing but percentage leveling of volume।
तो यहां से हमारे पास H2SO4 पहले इतना था, डाइल्यूशन से इतना मिला, तो टोटल हमारे पास दोनों को ऐड करके उतना हो जाएगा, और वही किसके बराबर होगा, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 100 माइनस एक्स प्लस 98 अपॉन 80 इंटू एक्स इक्वल्स टू 109। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास पहले का H2SO4 था, ये हमारे पास H2SO4 SO3 से मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम दैट इज 109%। मतलब 109 ग्राम टोटल हमें मास मिलना चाहिए। चलो अब इसको सोल्व कर लो x के लिए, तो यहां से x के लिए सोल्व करेंगे तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -80x प्लस 98x इक्वल्स टू 109 मल्टीप्लाइड बाई 80, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया -80 और प्लस 98, कितना बचेगा 18x, है ना। तो 18x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 72 2 और ये हो गया 80 और 7 87, ठीक है। माइनस 8000, तो 18x इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ, 18x इक्वल्स टू हो गया 720, x इक्वल्स टू कितना हो गया 720 अपॉन 18 मतलब 40। मतलब क्या हो गया कि SO3 जो है इस सैंपल में वो कितना ग्राम रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 40 ग्राम। तो H2SO4 कितना रहेगा, ये रहेगा 60 ग्राम। मतलब सैंपल निकालना, हमें कंपोजिशन निकालना था, जो ओलियम का जो कंपोजिशन है वो निकालना था। तो इस ओलियम में अगर 100 ग्राम अगर हम ओलियम लेते हैं तो 100 ग्राम ओलियम में 40 ग्राम क्या था, SO3 था, और 60 ग्राम क्या था, H2SO4 था। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, समझ आगे बात। तो कंपोजिशन फाइंड आउट करना था, मतलब H2SO4 का मास निकालना था और SO3 का मास निकालना था, कितना में 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम के अंदर। क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों मास दे देगा, परसेंटेज कंपोजिशन पूछेगा, सॉरी परसेंटेज लेवलिंग पूछेगा, या परसेंटेज लेवलिंग दे देगा और कंपोजिशन पूछेगा। बस यही दो तरीके के क्वेश्चन जो है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम पे पूछे जाते हैं। या तो ये दिया रहेगा ये पूछेगा, ये दिया रहेगा ये पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हेडिंग लगाएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो आप लोगों ने सुना होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, है ना। वाटर जो है दो तरीके का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो इसको डिटेल्स में जो है हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में जब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें H2O2 के बारे में भी पढ़ेंगे और H2O के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहीं पे हमें डिटेल्स में पढ़ना है कि वाटर जो है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, कैसे हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर होने से हमें क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारा डिटेल्स जो है हम लोग उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें बस थोड़ा बहुत ये सीखना होगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता कैसे है, किसके वजह से वाटर में हार्डनेस होता है। तो देखो ये आपने 9th या 10th क्लास में भी नाम सुना होगा हार्डनेस ऑफ वाटर का या हार्ड वाटर का। तो हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें क्या होता है कि अगर सोप सॉल्यूशन को डालें, मतलब साबुन जो है वो झाग नहीं देता है। तो पानी के अंदर अगर हम जनरल, अगर नॉर्मल पानी है जो सॉफ्ट वाटर है, उसके अंदर अगर हम साबुन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें झाग मिलेगा, लैदर मिलेगा। लेकिन जब हार्ड वाटर होता है तो वो लैदर नहीं मिलता है, इसलिए हार्ड वाटर के अंदर कपड़ा जो है आसानी से साफ नहीं हो पाता है साबुन से, ठीक है ना। तो हार्ड वाटर हमारे पास कैसे, ये तो हो गया सिंपल तरीका टेस्ट करने का, है ना, कि अगर हमारे पास दो सैंपल ऑफ वाटर रखा हुआ है, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन हार्ड वाटर है कौन सॉफ्ट वाटर है। तो क्या करेंगे,
सोप सॉल्यूशन डाल करके उसको स्टीरिंग करेंगे, झाग बनाएंगे, जिसमें झाग बनेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा, और सोप सॉल्यूशन के साथ जो झाग नहीं देगा दैट विल बी हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो होता किसके वजह से है, ये तो हमने चेक करने का तरीका सीख लिया कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि पानी जो है वो हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है। तो सोप सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग वो चेक कर लेंगे। अब बात आती है कि क्यों होता है कोई भी वाटर जो है वो हार्ड या सॉफ्ट क्यों होता है, किसके वजह से होता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का रीजन है कि उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, और कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कौन कौन से सॉल्ट की है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता किसकी वजह से है। हार्डनेस ऑफ वाटर is due to presence of salts of calcium and magnesium, कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं अगर वो प्रेजेंट है पानी के अंदर तो हम लोग बोलते हैं कि पानी हार्ड वाटर है। और कौन कौन से सॉल्ट्स में स्पेसिफिक कुछ सॉल्ट्स हैं केवल उसी की वजह से जो है हार्डनेस होता है, दूसरा अगर कोई इसका सॉल्ट होगा तो हार्डनेस नहीं होगा। कौन कौन से सॉल्ट्स में हो सकते हैं, सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट हो सकते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट हो सकते हैं और सल्फेट के सॉल्ट हो सकते हैं। बस यही 3 सॉल्ट, मतलब कैल्शियम का ये 3 सॉल्ट और मैग्नीशियम का ये 3 सॉल्ट, मतलब टोटल 6 तरीके के जो सॉल्ट हैं अगर ये प्रेजेंट हो गए किसी भी पानी में, 6 में से कोई भी एक प्रेजेंट हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। समझना की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्डनेस जो होता है ना वाटर का वो 2 तरीके का होता है। हार्डनेस जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है टेम्पोररी हार्ड वाटर और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। तो डिटेल्स में जो है हम लोग हाइड्रोजन एंड कंपाउंड के बारे में चैप्टर वाले में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं कि होता क्या है। तो हार्ड वाटर 2 तरीके का है, एक हमारे पास है टेम्पोररी हार्ड वाटर, टेम्पोररी हार्डनेस बोल सकते हैं, और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से सॉल्ट की वजह से होता है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से होगा, इट इज ड्यू टू क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम का क्लोराइड हो या सल्फेट हो या फिर कैल्शियम का क्लोराइड या सल्फेट हो तो कौन सा हार्ड हो जाएगा, वो परमानेंट हार्ड वाटर हो जाएगा। और अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो कौन सा हो जाएगा, टेम्पोररी हार्ड वाटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये हमने क्यों क्लासिफाई किया है, जब हम लोग रिमूवल पढ़ेंगे ना, जब हार्डनेस हम लोग कैसे रिमूव करते हैं वाटर का, जब वो चीज पढ़ेंगे तो ये चीज हमें जानना जरूरी हो जाता है कि वो टेम्पोररी हार्ड वाटर या फिर परमानेंट हार्ड वाटर है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इसका ज्यादा यूज नहीं है, जब हम लोग हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इसका जो है आपको ज्यादा यूज मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम लोग का मेन फोकस क्या है, इसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में फोकस है, कैसे रिमूव करते हैं उस वाले पार्ट में हमारा फोकस अभी नहीं है। हमारा फोकस है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कैलकुलेशन ऑफ
हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखो, वाटर का जो हार्डनेस है वो कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। अब बात आता है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो वाटर हार्ड है ही नहीं, तो फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि कार्बोनेट आयन हमने कहीं नहीं लिखा कि कार्बोनेट आयन के प्रेजेंस की वजह से, मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम का अगर कार्बोनेट सॉल्ट है तो उसकी वजह से हार्डनेस होता है क्या? नहीं होता है। किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, क्लोराइड की वजह से होता है, या फिर सल्फेट की वजह से होता है। तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं हार्डनेस? इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है? 100 ग्राम होता है। तो 100 जो है एक बहुत ही अच्छा डिजिट माना जाता है। 100 को कैलकुलेशन के पर्पज से क्या होता है, कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए जब भी हम लोग परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, कुछ भी होता है, तो क्या एज्यूम करते हो? 100 ग्राम, 100 लीटर, ठीक है ना, 100 मिलीग्राम। तो 100 एज्यूम करना से कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग जो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसके टर्म्स में निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस ऑफ वाटर is calculated in terms of ppm of कैल्शियम कार्बोनेट। ppm ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ ppm। ठीक है, तो ये है सबसे पहला पॉइंट कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो वाटर हार्ड होता नहीं है, तो उसमें या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा। मतलब जो अभी 6 सॉल्ट का नाम बताए थे उस 6 में से कोई एक सॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि कितना जो है मोल्स जो है या इक्विवेलेंट जो है, जो जिस वजह से हार्ड होता है वाटर, मतलब जो 6 सॉल्ट का हमने नाम लिया है, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये 6 सॉल्ट में से कोई भी सॉल्ट होगा उसका इक्विवेलेंट जो है हम लोग किसके बराबर करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या एज्यूम करना है? एज्यूम करना है, एज्यूम equivalent of calcium carbonate is equal to equivalent of salt responsible for hardness of water। समझ में आ गई बात? मतलब हमें क्या करना है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहेगा? मैग्नीशियम सल्फेट दिया रहेगा, कैल्शियम सल्फेट दिया रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड दिया रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहेगा, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेगा। ये 6 में से कोई एक सॉल्ट दिया हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। कुछ मास दिया रहेगा या कुछ कंसंट्रेशन दिया रहेगा, वहां से हमें क्या निकालना है? उसका मोल्स या उसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। और उसका इक्विवेलेंट जो है किसके इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो क्या हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इनटू 10⁶ कर देंगे, वी विल गेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल है कि 1 लीटर ऑफ वाटर contains
0.12 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर, फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर in terms of ppm of calcium carbonate। ठीक है, कहीं कहीं पे ये वाला टर्म जो है नहीं लिखा रहेगा, ये टर्म नहीं भी लिखा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको अंडरस्टूड करना है कि हमें किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही निकालना है। अगर ये लिखा हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं भी लिखा हुआ है तब भी हमें इसी में निकालना होता है। समझ में आ गई बात? अब देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, सीधा सॉल्यूशन, ध्यान से देखना इसको। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है। क्या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से वाटर हार्ड होता है? बिल्कुल होता है, परमानेंट हार्ड होता है मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट का मास दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 0.12 ग्राम, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, कैलकुलेट कर लो। सल्फेट 96, मैग्नीशियम 24, 120 इतना मोल हो गया इसका MgSO4 का। अब बताओ MgSO4 का एन फैक्टर कितना है? 2 है। कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना है? 2 है। क्या दोनों का एन फैक्टर बराबर है? दोनों का एन फैक्टर सेम होगा या नहीं होगा? MgSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट बोथ हैव सेम एन फैक्टर 2 2, दोनों का, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो अगर दोनों का एन फैक्टर 2 है तो दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल होगा। इक्विवेलेंट इक्वल करना होता है ना भाई, इक्विवेलेंट जो है दोनों का इक्वल करना होता है। दोनों का एन फैक्टर 2 है मतलब सेम है, तो क्या दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, यही होता है ना। तो अब हमारे पास दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का एन फैक्टर सेम है। ध्यान देना है, अगर एन फैक्टर सेम नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं करेंगे, अगर इक्विवेलेंट करना रहेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि दोनों का एन फैक्टर सेम था तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, एन फैक्टर भी क्या है, सेम है। और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 0.12 अपॉन 120। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का है तो क्या हम लोग मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.12 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन 120, 12 अपॉन 120 ग्राम। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको और सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा ये 0.1 ग्राम होगा ना, 0.1 ग्राम। इसको डिवाइड कर दो तो 0.1 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है जिसमें 0.12 मतलब 1 लीटर हमारे पास पानी है जिसमें 0.12 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब 1 लीटर पानी में 0.12 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो डेंसिटी होगा सॉल्यूशन का वो ज्यादा चेंज करेगा नहीं, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि जितना डेंसिटी वाटर का होता है उतना ही डेंसिटी सॉल्यूशन का भी होगा। तो बताओ 1 लीटर वाटर है, मतलब 1 लीटर जो हमारे पास वाटर में वो जो मिला हुआ है वो सॉल्यूशन है, उसका भी डेंसिटी 1 ही होगा।
तो बताओ वॉल्यूम 1 लीटर है तो मास कितना हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 kg, 1 kg दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्यों 1 kg है? क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो पानी का डेंसिटी होगा वही सॉल्यूशन का भी डेंसिटी रह जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें पीपीएम निकालना है। बताओ पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ पीपीएम, यही होता है ना। तो बताओ यहां से अगर हमें पीपीएम निकालना है हार्ड वाटर का कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, तो क्या करना पड़ेगा, मास किसका रखना पड़ेगा, सॉल्यूट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालना है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखेंगे कितना है 0.1 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे 10⁻⁶ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना हो जाएगा, ये सोल्व कर लो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ हार्डनेस ऑफ वाटर कितना हो गया 100 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से जो है हम लोग वो हार्डनेस निकालते हैं या हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास सोल्ट दिया रहेगा जिसकी वजह से हार्डनेस होता है, उसका हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और वो किसके बराबर कर देंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे। अगर एन फैक्टर सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए एन फैक्टर वाला पार्ट जो है वो ध्यान से देख लेंगे कि एन फैक्टर सेम है या नहीं है। अगर सेम रहेगा तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एक बार जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम मास निकाल सकते हैं कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। और जब मास निकल जाएगा तो पीपीएम वाले फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स थे, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स में ही आते हैं ये भी, लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन या किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट्स या सॉल्यूशंस के लिए। तो जिसमें हम लोगों ने 3 तरीके का पढ़ा, कौन कौन सा, एक हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में जो है हम लोग टाइट्रेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।